नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि MTS के हर एग्ज़ाम वाले दिन आपके सामने हमारा चैनल जो है वो एक दिन में उस दिन जो सारी शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस आए होते हैं MTS के GK GS और इंग्लिश के खास तौर पे जिनके दम पे आपको क्वालिफाई करना है, उनका एनालिसिस लेके आता रहा है। उसी सीरीज़ में आज हम लोग फिर से आज जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मई 2023 को MTS के सारे शिफ्ट्स में पेपर हुआ है और उस पेपर में कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग एनालिसिस लेके आपके सामने आए हैं। तो सेक्शन वाइज पहले GK GS के सारे क्वेश्चंस हमारे निपुण सर हमको बताएंगे, मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा आपके सामने। और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस मतलब इंग्लिश में जो टॉपिक टच किए हैं SSC ने, वो टॉपिक के बारे में सर बताएंगे और मैं 1 बाय 1 आपके सामने राइट डाउन करूँगा। सर प्लीज़। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन है सर, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये सबको आपको पता होना चाहिए कि कितने अंतराल के बाद आपकी जनगणना होती है। तो 10 साल के बाद आपकी जनगणना होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2021 में जनगणना नहीं हुई थी क्योंकि कोविड का काल चल रहा था, ठीक है। तो 10 वर्ष पे आपकी जनगणना होती है। उसके बाद सर नवरेह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हाँ, पसंद नवरेह बच्चे ने बताया कि नवरेह जी जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, इसलिए हाँ जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है सर, जाता है। जी सर। उसके बाद सर राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से रिलेटेड है सर? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो आपकी अनुच्छेद 52 से रिलेटेड है आपकी राष्ट्रपति की शपथ। उसके बाद सर BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे भारतीय BCCI की फुल फॉर्म होगी बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसके जो प्रमुख हैं वो रॉजर बिनी हैं। आप BCCI के जितने भी प्रमुख वगैरह हों सब देखते चलिए क्योंकि क्रिकेट से क्वेश्चन लगातार बनते चल रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 17 सर किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से किस संबंधित है? उसके बाद से तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तत्वबोधिनी सभा का गठन हुआ था 1839 में, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में हुआ था सर। उसके बाद से क्वेश्चन है अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है सर? अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद जो है वाद्य यंत्र आपको पता होगा, सरोद एक वाद्य यंत्र होता है, उससे रिलेटेड है। देखिए वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिलहाल ये क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है कि ये वाद्य यंत्र के कौन से थे, ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि ये पर्सन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। तो आप सारे वाद्य यंत्रों को देखते चलिएगा कौन सा पर्सन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, शायद इससे ज़्यादा कॉमन संविधान का और कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान में जो लिखित भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में आती हैं। उसके बाद सर रानी की वाव किस नदी के किनारे है? रानी की वाव किस नदी के किनारे है? रानी की वाव किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है रानी की वाव। सरस्वती नदी के किनारे है रानी की वाव। उसके बाद सर क्वेश्चन है हुएनसांग किस पल्लव राजा के दरबार गया था? हुएनसांग जो है वो किस पल्लव राजा के दरबार गया था? तो आंसर है इसका नरसिम्हा प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय के दरबार गया था। नरसिम्हा प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय के दरबार में गया था। उसके बाद सर 2011 की जनगणना के अनुसार जो धर्म है, धर्म के संबंध में नंबर 2 पे कौन आता है? तो मोहम्मदन मुसलमानों का जो है धर्म, मुस्लिम समुदाय, वो आता है नंबर 2 पे 11.50%। 11.50%। उसके बाद सर रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं। तो रोजर फेडरर आपके टेनिस खेल से संबंधित हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अब देखिए इन्होंने रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है पूछ लिया, अब पूछ सकता है कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के। इसी तरह से वो राफेल नडाल का भी पूछ सकता है कि वो कहाँ से संबंधित है, ठीक है। बंगाल विभाजन का सर आधिकारिक कारण पूछा गया था। इसके काफ़ी ऑप्शंस लंबे थे तो बच्चा बता नहीं पाया कि आधिकारिक कारण क्या थे। उसके बाद सर गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पूछी गई है। गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पूछी गई है सर। तो मिट्टी होगी दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी, या फिर बलुई दोमट मिट्टी कह सकते हैं, चिकनी। बंगाल का विभाजन वाला क्वेश्चन है कि अभी मुझे याद आया है
कि बंगाल के विभाजन का आधिकारिक कारण, ये सेम क्वेश्चन, और मुझे पूरा भरोसा है जब क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हुआ है तो ऑप्शंस भी वही 4 आए होंगे। एक शायद हिंदू मुस्लिम समझौता करके था, एक लीग करके कोई ऑप्शन था। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पेट का जो 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था और चारों ऑप्शंस भी वही कॉपी हुए होंगे। तो बेटा हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको ये टॉपिक बंगाल का विभाजन जो इसको जरूर देख के जाइएगा। इसमें आपका ब्रिटिश से भी पूछ सकता है कि किसके टाइम पे हुआ था, किसने किया था और इसके इंपैक्ट क्या क्या हुए थे। उसके बाद सर गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो आकलन करती है नीति आयोग करती है। नीति आयोग जो है गरीबी रेखा का आकलन करती है। उसके बाद सर I2U2 किस नाम से जाना जाता है? I2U2 किस नाम से जाना जाता है? तो I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE और USA, जिसे नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन। उसके बाद सर राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो लगातार क्रिकेट भी देख रहे होंगे उन्हें ही पता होगा कि राजा सवाई मान सिंह स्टेडियम और सवाई की कहाँ पर है? वो जयपुर में है, तो उन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। उसके बाद सर अंडमान एंड निकोबार कौन सी जल संधि से अलग होते हैं? कौन सी जल संधि से अंडमान एंड निकोबार अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल एक जल संधि है, उससे अलग होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति किस पर आधारित थी? 1835 में सर अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति किस पर आधारित थी? तो सर अंग्रेजी उच्च शिक्षा पर आधारित थी। कि मतलब आप लोगों को याद होगा एक छन्नी टाइप का था कि वो ऊपर के लोगों को ही इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनको लगता है उनका ऐसा मानना था मैकाले वगैरह का कि आप सिर्फ ऊपर के लोगों को एजुकेशन दीजिए, हायर एजुकेशन, और वो नीचे छनती हुई छोटे लोगों तक आएगी, लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं था। उसके बाद सर PM शिक्षुता मेला में कितने लोगों ने भाग लिया? PM शिक्षुता मेला में कितने लोगों ने भाग लिया? कितने लोगों ने, कितने राज्यों ने भाग लिया और कितने जिलों ने? तो 25 राज्य के 199 जिलों ने भाग लिया था। 25 राज्य के 199 जिलों ने भाग लिया था। उसके बाद सर वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। आपको पता ही होगा राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। उसके बाद सर एक क्वेश्चन जो लगातार परमानेंटली रिपीट हो रहा है, मुझे लगता है 3 शिफ्टों में रिपीट हो जाएगा, लावणी नृत्य किससे रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है लावणी नृत्य जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। उसके बाद सर 2022 तक सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसे मिले हैं? तो ऑप्शन तो नहीं बता पाया बच्चा, पर फिर भी मैं बताता हूँ आपको। AR रहमान, लता मंगेशकर और जयप्रकाश नारायण, इन 3 लोगों को सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर मिले हैं। उसके बाद सर फ्रीडम इन एग्जाइल, हाँ सर बुक है ये, आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है सर, दलाई लामा की आत्मकथा है सर। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? हमारे सर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता SSC। उसके बाद से कैप्टन कूल कहा जाता है MSD, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जिसका दूसरा नाम DRS भी है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कैप्टन कूल, आपसे पूछ दे लिटिल मास्टर कैसे कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को, और मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। ये अक्सर कंफ्यूजन वाला बच्चे क्या करते हैं, लिटिल मास्टर सुन के लगाते हैं सचिन तेंदुलकर, जबकि लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को और मास्टर ब्लास्टर जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं। कैप्टन कूल जो है वो हमारे MS धोनी सर हैं, ठीक है। टाइगर ऑफ बंगाल का टाइगर अगर क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में कहा जाएगा तो वो सौरव गांगुली को कहा जाता है। वॉल आपका द्रविड़ को कहा जाता है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण को कहा जाता है। तो छोटे मोटे सरनेम्स हैं, मुझे पूरा भरोसा है जो लोग स्पोर्ट्स में थोड़ी सी भी रुचि रखते होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और एक और प्लेयर सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सहवाग को नसफगढ़ का राजा भी कहा जाता था, नसफगढ़ का नवाब जी। उसके बाद सर भगत सिंह ने असेंबली पे जो बम फेंका था वो कब फेंका था? भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था वो कब फेंका था? तो 18 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। केलूचरण महापात्र किस नृत्य शैली से रिलेटेड है सर? केलूचरण महापात्र किस शैली से रिलेटेड है? केलूचरण महापात्र किस शैली से रिलेटेड है? तो उड़ीसी शैली से रिलेटेड है। देखिए नृत्य की शैलियाँ भी लगातार पूछी जा रही हैं, इससे पहले वाली शिफ्टों में भी नृत्य की शैली लगातार पूछी गई थी। उसके बाद से सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ?
तो सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से हुआ 1829 में, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान काल में किया गया था, और लॉर्ड बेंटिक का काल था 1828 से लेकर 1835 तक। उसके बाद से चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल में किस वर्ष आक्रमण किया, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, मंगोलों ने आक्रमण किया, हाँ इस टाइप से क्वेश्चन था सर, बच्चा बता नहीं पाया फिलहाल, इस टाइप से क्वेश्चन था एक। उसके बाद सर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, अब देखिए बहुत सारे लोक नृत्य है, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, गिनाद हो गया, झूलन हो गया, बहुत सारे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसमें ऑप्शन था, और अगर आपको ना भी याद आए तो बहुत सारे जो आपको नृत्य याद रहते हैं आप तो कैंसिल करके भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है सर कि हम लोग कैंसिलेशन से भी बहुत आसानी से सवाल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसके जरिए आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर उसके बाद फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों को ज़रूर याद रख के चलिए, देखिए गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, इन सबको याद करते चलिएगा। उसके बाद सर सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा सिमुक था सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा। उसके बाद से धार्मिक कर्मों की आज़ादी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, धार्मिक कर्मों की आज़ादी हमें अनुच्छेद 26 में मिलती है सर, अनुच्छेद 26 में हमें धार्मिक कर्मों की आज़ादी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप, अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चलेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर बात करी जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़े हुए हैं, इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़े हुए हैं, तो पाक जल डमरू जल संधि से जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें से एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो सेरीकल्चर आपका रेशम से रिलेटेड है। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आ सकता है आपका, उसके बाद आपका इंग्लिश में भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, लेकिन फिलहाल तो इसमें जीके में आ गया है, तो आप जीके के हिसाब से आंसर दिएंगे उसमें। उसके बाद सर निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, निमोनिया में सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो आपका फेफड़े सबसे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके निमोनिया में। उसके बाद सर राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु हो गई आपकी 30 वर्ष। अब देखिए राज्यसभा का न्यूनतम आयु वर्ष पूछा गया इस बार। इससे पहले पूछा गया था कि शादी की आयु लड़कियों के लिए कितनी कर दी गई है। उसके बाद अब आगे हो सकता है पूछा जाए कि आपका एमएलए बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है, या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है, या प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है। तो सबकी जो मेजर चीज़ें हैं उनकी न्यूनतम आयु आप देखते चलिएगा। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया आखिर क्या है, तो जो स्मॉल बेस्ड बिजनेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया का प्रमोशन किया गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, देखिए ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं है आपको, और मुझे लगता भी नहीं कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता कि केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा में है। उसके लिए अगर आपको देखा जाए तो लिंगानुपात जितना इसमें है, अगर आप साक्षरता का दर देखें तो वो भी केरल में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपका बिहार और राजस्थान में। उसके बाद सर आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का वेन्यू पूछा गया है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का वेन्यू क्या था, तो आपका वेन्यू था आपका न्यूजीलैंड, और जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। किसके अगेंस्ट जीती थी सर आई थिंक हम ही लोग हारे थे, हाँ शायद हम इंडिया जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम ही लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया से जी। उसके बाद सर अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना 1932 में हुई थी। अखिल भारतीय संगठन की स्थापना 1932 में हुई थी। उसके बाद सर जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम साक्षरता दर, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद सर सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले मुझे जहाँ तक याद है कि जो 2 मई को पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और शायद आज भी आया है ये क्वेश्चन, शायद नहीं ये तो आया ही, लेकिन उस दिन शायद आया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, और सबसे कम जनसंख्या वाला आपका प्रदेश जो होगा वो सिक्किम होगा, ठीक है। उसके बाद सर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला एकल पुरुष में कौन है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम आपकी होती हैं टेनिस में, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत गया कि राफेल नडाल ने, जो कि हैं 22। खिलजी वंश की स्थापना पूछी गई है, देखिए वंशों की स्थापना ज़रूर पूछी जा रही है, अभी नया जो निकल के आ रहा है, वंश की स्थापना पहले तो नहीं पूछी गई थी,
पिछली वाली शिफ्ट में पूछी गई थी, इससे जो हुआ था पिछली बार 2-3 दिन पहले, और आज पूछी गई है। उसके बाद सर प्रथम 5G कहाँ लॉन्च हुआ था? प्रथम 5G हमारा दिल्ली में लॉन्च हुआ था। प्रथम 5G हमारा दिल्ली में लॉन्च हुआ था, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ब्लैक बक नेशनल पार्क सर गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है सर। फिलहाल सब दूसरी तरफ बिगाड़ लेते हैं। जीएस के फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देखते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे वंश हो गया आपका, उसके बाद आपका जो ये शहरों के नाम हो गए रिपीट हो रहे हैं लगातार। उसके बाद पीएम ने मेजरली पीएम ने क्या क्या किया है। उसके बाद देखा जाए तो आपका ये देखिए संविधान से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेद आ रहे हैं, बीसीसीआई की स्थापना हो गई, त्योहार जरूर पूछा जा रहा है, आपका डांसेस जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डांस की शैली पूछी जा रही है लगातार, जनगणना से तो क्वेश्चन बन ही रहा है लगातार हर टाइप का। 2011 हो गया, 2000 उससे पहले की पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश में आया है सर इडियम्स एंड फ्रेजेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर इंग्लिश से इसे लिख लीजिए, इंग्लिश से थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच की बात होती है यहाँ पे। एक्चुअल हैपन, एक्चुअली जो हैपन हो रहा होता है, जो एक्चुअली हैपन मतलब उस वक्त जो हैपन सच होता है, उससे रिलेटेड बात होती है यहाँ पे। उसके बाद सर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, टू गेट द, फिर डैश है, आइडिया यू नीड टू रीड थ्रू द पैरा। टू गेट द, फिर ऐसा अंडरलाइन है, फिर आइडिया यू नीड टू गेट, आइडिया यू नीड टू रीड, आइडिया यू नीड टू रीड थ्रू द पैराग्राफ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो ओवरऑल आइडिया, जो अब आइडिया लेते हैं सर हम लोग किसी भी चीज़ का, तो हम लोग जैसे कोई पैराग्राफ हुआ तो कंक्लूजन होता है, तो ओवरऑल वर्ड जो है यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद से क्लोज टेस्ट आया था 5 नंबर का, एनिमल टर्टल के ऑपरेशन पे। वो एकदम बिल्कुल कहानी थी, देखिए ईजी इसलिए था वो क्योंकि बहुत ही पहली बात तो इंग्लिश, आज जो इंग्लिश आई है वो ज़्यादा टफ नहीं आई है। दूसरी चीज़ जो आज क्लोज टेस्ट आया है वो बहुत इजी आया है, क्योंकि एनिमल जो एक पूरी कहानी बेस्ड था, तो आप बहुत आसानी इसको सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद सर ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें सर आपको सर बताएंगे कि इसमें गलती क्या है। ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक मिनट सर, ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए बेटा, इसमें ये है कि अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, या सिर्फ मैं ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन जो आई होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में खुद काम नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा होता है, जबकि इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। और मैं अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो आपको उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए, और मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होता है। तो यहां पे बेटा मी की जगह पे ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर वेलफेयर की स्पेलिंग पूछी गई थी, उसमें दिया WELLFAIR, WELFAIR, तो वेलफेयर की स्पेलिंग होती है WELFARE। उसके बाद सर परसुएड का सिनोनिम पूछा गया था। परसुएड का, हाँ, परस्यूट का सिनोनिम पूछा था, कोएक्स, COAX, कोएक्स। उसके बाद सर पूछा गया एक आनंद इज डैश यूनिक पर्सन, AN द या नन ऑफ दीज, तो इसमें आएगा आपका A, आनंद इज अ यूनिक पर्सन। उसके बाद सर क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है सर हाईलाइट का। हाईलाइट मतलब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को उभार के दिखाते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा डाउन प्ले। ये आपका वहाँ पे कैंसिल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउन प्ले ऐसे ही आपको दिमाग में लगा कि हाँ डाउन प्ले है, डाउन प्ले है, कुछ डाउन किसी चीज़ को डिग्रेड कर रहा है। उसके बाद सर ग्रांट आया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टू ग्रांट ए पेमेंट टू सपोर्ट स्टूडेंट एजुकेशन, टू ग्रांट ए पेमेंट टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ ए स्टूडेंट या स्टूडेंट एजुकेशन, तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सर क्वेश्चन आया है आपका सिनोनिम में इम्पेड, IMPADE, इम्पेड। इम्पेड का सिनोनिम आपका होगा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होगा। उसके बाद सर एक क्वेश्चन है कि वो बच्चा थोड़ा हिंदी में बता पाए कि दो लोगों के बीच अगर मध्यस्थता होती है तो उसको क्या, जो मध्य में आदमी आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एब्रिटेटर कहते हैं, एब्रिटेटर कहते हैं। दो लोगों के बीच जब लड़ाई हो रही है तो कुछ हो रहा है तो मध्यस्थता जो करता है पर्सन, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था वो,
एब्रिटेटर कहते हैं। पर्सन हु सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्संस, यानी ऐसा इंसान जो बीच में आके मध्यस्थता करके किन्हीं दो लोगों का झगड़ा सुलझाता है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं या मध्यस्थता करने वाला इंसान कहते हैं। ठीक है, तो बेटा वोकैब आप देख सकते हैं कि वोकैब आपके अच्छे खासे आ रहे हैं। वोकैब, या ये भी कह सकते हैं कि वोकैब के दम पे ही आपकी मेरिट कम ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोज टेस्ट सभी को पता है आना ही आना है, तो क्लोज टेस्ट सब तैयार करके जाएंगे। लेकिन जो वोकैब का सेक्शन है वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी वोकैब पढ़ के जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ईजी वोकैब पढ़ के आप चले जाओगे, फिर कहोगे हम तो वोकैब रट के गए थे लेकिन एग्जाम में आई नहीं। बेटा कैसे आई? आपने वही वोकैब पढ़ी है जो आपको पहले से याद है, आपको कुछ नया पढ़ के जाना है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, आप देख रहे हैं इस बार हर शिफ्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कम से कम 2 आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले तो आपका ये वाला आया है आर्बिट्रेटर वाला, और दूसरा आपका स्कॉलर वाला भी आया है। ठीक है, तो आपके 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वोकैब का। प्लस जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बहुत छोटे छोटे करेक्शन, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे मी वाला था, ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर आप ग्रामर के बेसिक रूल्स को भी पढ़ के जा रहे हैं, या हमारे चैनल पे जो बेसिक वीडियोस पड़े हुए हैं आपकी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, अगर आप वो तक देख के जा रहे हैं तो भी आपका उसमें काम हो जाएगा। और क्लोज टेस्ट को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि क्लोज टेस्ट की पहले आप हिंदी निकालिए। हिंदी निकालने के बाद जब आप ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। सर लास्ट में हमारे सर कुछ कहेंगे? हाँ सर, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, इंग्लिश के लिए देखिए आप अपनी वजह से पढ़ रहे हैं तो वो सीख, लेकिन सर मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, कि प्रीवियस ईयर जो है आपको ज़रूर पढ़ के जाने। और दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि ये जो पेपर हो रहा है SSC MTS का, वो कुछ CHSL से क्वेश्चन लगातार उठा रहा है। तो CHSL के भी क्वेश्चन पढ़ के जाइए आप, और पीछे वाले आपके जितने भी कहीं से भी एनालिसिस देख के जाइए, और इसका एनालिसिस भी देखिए, क्योंकि अभी जो शिफ्ट आई हैं उन सब से भी क्वेश्चन रिपीट ही हुए हैं, और मुझे लगता है 10 to 20% क्वेश्चन वो रिपीट करते ही हैं पिछली शिफ्ट से। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, और आने वाले पेपरों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।